गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें कि आज मैं आपके विषय अध्यापिका श्रीमती मंजू गुप्ता जो आपको सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार पढ़ा रही थी, उसी के आगे का भाग आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिएगा। देखिए, जब पहुंची चपला बीचदार छिप गया चांदनी का कगार। कगार माने किनारा, चपला माने नाव। दो बाहों से दूरस्थ तीर, यहाँ उपमा अलंकार है। दूरस्थ माने दूर स्थित, तीर माने किनारे। धारा का कृश कोमल शरीर, कृश माने कमजोर, छीणकाय, दुबला पतला। आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन करने माने बेचैन करना, आलिंगन करना माने गले से लगाना, वो अधीर माने बेचैन होना। अब अर्थ देखें। जब पहुंची चपला बीचदार छिप गया चांदनी का कगार। कवि पंत जी कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीला किनारा छिप गया। जो पहले दिखाई दे रहा था, जब हमारी नाव बीच धारा में पहुंची तो चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ कगार माने किनारा, रेतीला किनारा जो है हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। आगे कवि पंत जी कहते हैं कि दो बाहों से दूरस्थ तीर, उस समय दूर स्थित गंगा के दोनों तट। गंगा के दोनों तट कैसे लग रहे थे? गंगा के दोनों तट दो फैली हुई बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। कवि पंत जी कहते हैं कि उस समय दूर स्थित गंगा के दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। जो और वे गंगा की धारा के छीणकाय कोमल नारी के शरीर को आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे कि गंगा की धारा के छीणकाय कोमल नारी के शरीर को आलिंगन करने के लिए बेचैन हो रहे थे। यमान्वीकरण अलंकार है। गंगा की धारा को एक दुबली पतली छीणकाय नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। फिर दोनों किनारे ऐसे लग रहे थे जैसे गंगा की धारा के कृशकाय माने छीणकाय कोमल नारी के शरीर को आलिंगन करने के लिए बेचैन हो रहे हों। दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नव नयन नील विशाल, अपलक नव नील नयन विशाल। कवि कहता है कि बहुत दूर क्षितिज पर जो वृक्षों की पंक्तियां थी, अति दूर क्षितिज पर बिटकमाल, अति दूर क्षितिज पर जो वृक्षों की पंक्तियां थी वह ऐसी लग रही थी, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नव नील नयन विशाल। देखिए, अपलक नव नील नयन विशाल यहां से निकलेगा। वे कैसी लग रही थी कि जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के विशाल नयन की तिरछी भौं के समान प्रतीत हो रही थी। अपलक नभ, जो आकाश धरती की छटा को अपलक निहार रहा था, उसके विशाल नेत्रों की तिरछी भौं सी वृक्षों की पंक्तियां लग रही थी। कैसे? फिर से देखिए कि दूर क्षितिज पर जो वृक्षों की पंक्तियां थी वह धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौं के समान प्रतीत हो रही थी। माँ के अंडरलाइन है, इसकी व्याख्या करनी है, ध्यान से देखिएगा। माँ के उर पर शिशुसा समीप, उपमा अलंकार है। सोया धारा में एक द्वीप
उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। नीचे से निकलेगा कि उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। गंगा की धारा के पास में एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर विपरीत कर देता था, उलट देता था। वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे माँ के उर पर शिशु सा, माँ के हृदय पर कोई छोटा सा। अब यहाँ तुलना एक द्वीप की किससे की गई? छोटे से द्वीप से। उपमा अलंकार है। छोटा सा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो। ये ऐसा गंगा की धारा के पास स्थित छोटा सा द्वीप प्रतीत हो रहा था। आगे देखिए, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया को कोकी को बिलोक। कभी वहीं पर गंगा की धारा के ऊपर उड़ते हुए किसी पक्षी को देखता है तो प्रश्न करता है कि वह कौन विहग, वह कौन सा पक्षी है? क्या विकल कोक जो अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ, क्या व्याकुल कोक तो नहीं? क्या विकल कोक, क्या वह व्याकुल कोक माने चकवा पक्षी है जो अपनी चकवी से बिछड़कर व्याकुल हो रहा है? उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया को कोकी को बिलोक। जो अपनी छाया को चकवी समझकर अपने विरह के शोक को दूर करने के लिए उससे मिलने के से आतुर होकर उड़ता जा रहा हो। ये अंडरलाइन है, तो इसकी व्याख्या एक बार और देख लीजिए। हम सीधे सीधे अर्थ बोल रहे हैं तो उसको समझिएगा कि गंगा की धारा के पास एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को उलट रहा था, विपरीत कर रहा था, रोककर विपरीत कर रहा था। वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो, छोटा सा शिशु हो जो अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो। वहीं पर जो है एक गंगा के ऊपर उड़ता हुआ पक्षी था। तो कवि ने प्रश्न किया कि वह पक्षी कौन है? क्या वह कोई व्याकुल चकवा तो नहीं जो अपनी चकवी से बिछड़कर व्याकुल हो रहा है? अब आगे देखिएगा, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया को कोकी को बिलोक। जो गंगा की धारा में पड़ रहे अपने प्रतिबिंब को चकवी समझ बैठा है और अपनी विरह वेदना को दूर करने के लिए, उसे मिटाने के लिए, उसे मिलने के लिए आतुर उड़ता जा रहा हो। ऐसा वह कवि के मन में प्रश्न उठता है कि वो एक पक्षी को उड़ता हुआ देखता है तो वह प्रश्न करता है क्या कोई व्याकुल चकवा पक्षी तो नहीं जो अपनी चकवी से बिछड़कर व्याकुल हो रहा हो और अपनी छाया को चकवी समझ करके अब उससे मिलने से आतुर हुआ उड़ता जा रहा हो। बच्चों, ये अर्थ यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आपको मैं कुछ प्रश्न उत्तर देती हूँ जिसे आपको अपनी कॉपी में करने हैं। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया कौन सा पैरा भी, जब पहुंची चपला बीजधार से लेके विलोक तक। अब पहला प्रश्न है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। ऊपर लिखा है नौकाविहार सुमित्रानंद पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ। कवि की नौका जब बीज धारा में पहुंची तो क्या हुआ? उत्तर देखिए, कवि की नौका जब बीज धारा में पहुंची तो उसकी दृष्टि चंद्रमा की चांदनी से चमकते हुए रेतीले किनारा जो ओझल हो गया था तो वह स्थिति हुई। जब कवि की नौका गंगा के बीज धारा में पहुंची तो उनकी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ किनारा छुप गया था, ओझल हो गया था। अगला प्रश्न है, कवि ने नौका विहार के समय दूर क्षितिज पर क्या देखा? कवि ने नौका विहार करते समय दूर क्षितिज पर क्या देखा? तो कवि ने नौका विहार करते समय दूर क्षितिज पर क्या देखा? वृक्षों की पंक्तियां देखी।
जो धरती को निहारते हुए अपलक आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भुजाओं के समान प्रतीत हो रही थी। आगे देखिए, प्रश्न इंगा लिखना भूल गई। गंगा की धारा के पास स्थित एक छोटे से द्वीप का कवि ने किस रूप में वर्णन किया है? वही के एक छोटा सा द्वीप था, वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका हुआ सो रहा हो। बच्चों, मैंने प्रश्न उत्तर आपको दोनों समझा दीजिए, अब अर्थ पढ़ेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब यहीं पर मैं पहरा समाप्त करती हूँ। बच्चों, आप अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर पहरा के और अंडरलाइन की व्याख्या करते जाएं, जिससे आपको आगे परेशानी ना हो। बस यहीं पर ये पैरा समाप्त होता है। हम आपको आगे का पैरा कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।